तो बताइए कैसे हैं सभी लोग, कैसा लग रहा है आफ्टर सो मेनी डेज। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस लाइव सेशन में आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूज ऑफ इट एंड देयर। तो आई होप कि ये वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, इट एंड देयर का, बट इनका जो यूज होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच लाइव आया हूँ। तो बताइए सभी लोग कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल। देखिए अधिकतर जो दिक्कत होती है, हमको दिक्कत तब होती है क्योंकि आपने पढ़ा क्या है कि जो इट का यूज होता है, इट का जो हिंदी मीनिंग होता है, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें इट की, तो इट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है यह। क्या होता है? यह होता है, ठीक है ना। बट कभी कभी हम इट का यूज यह के लिए नहीं करते हैं। बिल्कुल इट का यूज तो किया जाता है, बट इट का जो मीनिंग होता है, जो हिंदी मीनिंग होता है या अर्थ होता है, उसका अर्थ यह नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, कब हम इट का यूज करते हैं, क्यों करते हैं और किस कंसेप्ट में करते हैं, और कब हम इट का यूज यह के लिए करते हैं और कब हम यह के लिए इट का यूज नहीं करते। इट का यूज तो करेंगे बट वहां पर इट का मतलब यह नहीं होगा। तो यही हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा इस लाइव सेशन को। चलिए हम इट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इट का, तो इट का मतलब वैसे तो होता है यह, और इट का यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। नॉन लिविंग का मतलब होता है जो निर्जीव हो, अर्थात जिसमें कोई जान ना हो, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो छोटे छोटे जीव जंतु नहीं होते, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है ना, तो इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स में ही मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये जो रूल है वो कहता है कि मतलब जो छोटे छोटे जीव जानवर होते हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस समझते हैं, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है ना, ठीक है। मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। अगला सेंटेंस, यह काला है, यह काला। ध्यान दीजिएगा, अगर इस लाइव सेशन को आप अच्छे सुनेंगे समझेंगे तो आपको यहाँ आज ही इस लाइव सेशन से इट और देयर का जो यूज होता है, अर्थात इट और देयर की जो कंफ्यूजन होती है बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हम इट का यूज करेंगे, कब देयर का यूज करेंगे। अगर इट का यहाँ पर यूज है तो यहाँ पर इट का मतलब यह है कि नहीं है, ठीक है, और क्यों नहीं है, ये सब कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाने वाली है, ठीक है। तो भैया बस आपको करना क्या, लाइव सेशन में बने रहना है। और आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी लोग कैसे हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बता दीजिएगा। चले, अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने की बात करें तो देखिए, मेरे पास एक कुत्ता है। हमने आपको एक चीज बताई थी, ट्रांसलेशन बताया था, जब भी हमारे पास में कोई चीज होती है या रखते हैं तो उस कंसेप्ट में हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास एक कुत्ता, अर्थात कुत्ता कौन रखता है, मैं। तो आई आएगा, ठीक, क्योंकि मैं कुत्ता रखता हूं तो आई, और आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो आई हैव क्या है, एक कुत्ता, और एक कुत्ते की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डॉग, अ डॉग, ठीक है ना। मेरे पास एक कुत्ता है। चले, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर आप इट का यूज बता रहे थे। मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। देखिए इट का यूज हम कब करते हैं, या के लिए करते हैं। और इट का यूज हम करते क्यों है, जब हमारा कोई नॉन लिविंग पर्सन, मतलब सब्जेक्ट कैसा हो, नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे जीव जानवर होते हैं उनको हम नॉन लिविंग की श्रेणी में मानते हैं। ऐसा मैं नहीं, जो रूल है इंग्लिश का वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यह काला है, तो यहाँ पर यह का यूज किसके लिए किया गया है, कुत्ते के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह का यूज किसके लिए किया गया है, कुत्ते के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुत्ता चूंकि छोटा जानवर जीव जंतु होता है, इसके लिए हम इट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इट। तो हम यहाँ पर इट का यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट। यह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह का यूज यहाँ पर कुत्ते के लिए किया गया और कुत्ता एक छोटा सा जीव जंतु होता है। तो इट, यह काला, तो इट इज ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज ब्लैक, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम। चले, अभी हम आपको इसका जो इट का और यूज होता है, कहाँ कहाँ पर इट का यूज करते हैं, और इट का यूज हम करते भी हैं लेकिन वहां पर इट का मतलब यह नहीं होता है। तो किन कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं और वहां पर इट का मतलब यह नहीं होता है, बस इसको जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। चले,
ये समझ में आ गया ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों के पास में कॉपी पेन है तो उसको निकाल लीजिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा और नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इट और देयर इस सेशन में बताऊँगा, इसकी कोई प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में ना आने पाए। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आई होप कि इट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, इट का मतलब वैसे तो होता है यह, लेकिन अब हम इट का यूज ऐसे पढ़ेंगे जहां पर इट का मतलब यह होता ही नहीं है। वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जब भी इट का यूज टाइम बताने के लिए, टाइम का मतलब समय बताने के लिए, ठीक है, डे मतलब कि दिन बताने के लिए, मंथ का मतलब महीना बताने के लिए, ठीक है, ईयर, ईयर का मतलब वर्ष या साल बताने के लिए, ठीक है, वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, क्या होता है, मौसम बताने के लिए, और वर्षा जिसको हम इंग्लिश में रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, ठीक है, वर्षा बताने के लिए। देखिए ये कंडीशन होती है, इट का मतलब यह नहीं होगा। कब नहीं होगा? इट का मतलब यह नहीं होगा। किन कंडीशन में इट का मतलब यह नहीं होगा? जब टाइम बताने की बात हो, दिन बताने की बात हो, मंथ बताने की बात हो, वर्ष, वेदर और रेन बताने की बात हो, तब हम इट का यूज करेंगे, अक्सर करेंगे। जब भी हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, समय बताने की बात करें, दिन बताने की बात करें, महीना बताने की बात करें, वर्ष, साल जिसको बोलते हैं, या फिर मौसम बताने की बात करें, या फिर वर्षा, तो इन कंसर्न में हम इट का ही यूज करेंगे। बट ध्यान रहे, उस कंसर्न में इट का मतलब यह नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं, क्या समय की बात करें, जैसे कि अब 7 बजे हैं, अब 7 बजे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस में दरअसल समय की बात की गई ना, अब 7 बजे हैं, तो इस कंसर्न में हम इट का तो यूज करेंगे, अक्सर हम इसमें इट का यूज करेंगे ही करेंगे, और कोई रूल ही नहीं है इसके अलावा समय बताने के लिए। समय की बात है तो हम इट का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इट लिखेंगे, ठीक है, इट इज। अब क्या है भाई, 7 बजे हैं। 7 बजने को इंग्लिश में 7, और बजने को इंग्लिश में ओ क्लॉक कहते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? ओ क्लॉक, ठीक है ना, इट इज 7 o'clock। अब है तो आपकी इंग्लिश क्या लिख देंगे? नाउ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नाउ। अच्छा एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर ओ क्लॉक है ना, ओ क्लॉक का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ओ क्लॉक किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होता है ओवर क्लॉक, ठीक है। शायद नहीं पता होगा तो आप ध्यान दे दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओ क्लॉक का मतलब क्या था? ओवर क्लॉक, मतलब घड़ी में 7 बजे हैं। गॉट द पॉइंट? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इट का यूज किया गया ना, लेकिन इट का मतलब यहाँ पर यह नहीं है। इट इज 7 o'clock, ठीक है, अब 7 बजे हैं। चूंकि यहाँ पर इट का यूज इसलिए किया गया है, यहाँ पर समय की बात की गई है। बात समझ में आ गई ना? चले और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिन बताने की बात हो, जैसे हम दिन बताते हैं, जैसे हम बोले आज रविवार है। क्या हमने बोला? आज रविवार है, ठीक है ना। अब आपको आंख मूंद के इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इट का यूज करना होगा। क्यों? सबसे पहले इट क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर दिन बताने की बात हो रही है। देखिए रविवार यानी कि संडे, संडे एक दिन ही तो होता है, बोलिए जरा। तो दिन बताने के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? क्या लिखेंगे? इट का यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट? क्या लिखेंगे? इट का यूज करेंगे, और इट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, और क्या है भाई? रविवार। रविवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संडे। याद रखिएगा, जब भी हम दिन लिखते हैं, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी होते हैं, इनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा, चाहे सेंटेंस के पहले आए चाहे तो बीच में, याद रखिएगा। तो इट इज संडे। तो अब यहाँ पर इट का मतलब, सॉरी, आज है तो आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टुडे हो जाएगी। तो इट इज संडे टुडे, आज रविवार है या संडे। तो यहाँ पर इट का मतलब हम यहाँ पर इट का यूज जो यह के लिए नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है ना। इट का यूज यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर आज रविवार है, और रविवार क्या होता है? दिन होता है। तो दिन बताने के लिए हम इट का यूज करे हैं, और इट का मतलब यहाँ पर यह नहीं है, ठीक है ना। गॉट द पॉइंट? चले महीने की अगर हम बात करें, चले महीने की भी बात कर ले रहे हैं। जैसे हम बोले अगस्त का महीना था। देखिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर इस लाइव सेशन को आप पूरा देख लेंगे तो आपको इट और देयर का यूज बिल्कुल कंफर्मेशन से समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अगस्त का महीना था,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें महीना था, ये महीने की बात हो रही है, तो महीना बताने के लिए भी हम क्या लिखते हैं, इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें महीना की बात हो रही है, महीना बताया जा रहा है ना, तो इट लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर था शब्द आ रहा है ना, तो था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉज, तो इट वॉज। फिर क्या लिखेंगे, अगस्त का महीना, तो अगस्त के महीना को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, द मंथ ऑफ अगस्त लिख सकते हैं ना, बोलिए द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, द मंथ ऑफ अगस्त। ये समझ में आ गया ना, इट वाज द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त का महीना था। आपने ऐसे बुक में पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको वहां पर कंफ्यूजन हो गई होगी, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर इट का यूज तो है किया गया, बट कैसे किया गया, क्यों किया गया, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो गई होगी। बट आई होप कि अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक, मौसम की बात करें, चलिए मौसम की भी बात कर लेना। जैसे मैं बोलूं आज बहुत गर्मी है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, आज बहुत गर्मी है। क्योंकि इस सेंटेंस में आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या है, एक वेदर है, मौसम है। तो मौसम बताने के लिए भी हम क्या लिखते हैं, इट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल्स में जब भी अपडेट आती है तो इट लिख के आता है ना, इट इज फील लाइक ऐसे करके, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, वेदर की बात की जाती है। तो आज बहुत गर्मी है, इट इज क्या है भाई, बहुत गर्मी। बहुत गर्मी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेरी, और गर्मी को क्या कह सकते हैं, हॉट कह सकते हैं ना, इट इज वेरी हॉट। और आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। क्योंकि यहाँ पर मौसम की बात की जा रही है, इसलिए हम इट का यूज किए हैं। और वैसे तो आपको पता होगा कि इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब यह होता है, लेकिन यहाँ पर इट का मतलब यह नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ इट का मतलब यह, क्योंकि यहाँ पर वेदर की बात की जा रही है, मौसम की बात की जा रही है, ठीक है ना, गॉट द पॉइंट। चले अगला एक वर्ड है रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। जब भी हम बारिश बताने की बात करते हैं तब भी हम क्या लिखते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इट का यूज करेंगे। क्यों इट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश की बात की जा रही है। याद रखिएगा कभी भी आंख ऐसे मतलब समय की बात हो, दिन की बात हो, मंथ, वर्षा, वेदर, तो आंख मूंद के आप इट का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इट का यूज एज ए सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे जब भी सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव होगा। तो बारिश हो रही है तो इट इज, और बारिश होने को रेन कहते हैं ना, बोलिए। क्योंकि बारिश हो रही है तो रेन में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे इट और देयर से रिलेटेड। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप यस करके मुझे बताइए, फिर मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक बार सभी लोगों के कमेंट में पढ़ ले रहा हूँ। दानिश इमाम, उल्टी बह रही है सर जी, वीडियो सीधी नहीं है बल्कि उल्टी है। इज दिस लाइव और नॉट? दानिश ईमान, दिस इज लाइव, ये लाइव ही क्लास है। दानिश ईमान, इट्स रेनिंग, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। इट इज 4 टाइप्स। ओके चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन किए हैं, तो सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए और इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ इस सेंटेंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके अगर आपको समझ में आ गया है तो। देयर की अगर हम बात करें, टॉक अबाउट देयर, ठीक है ना, तो देयर का मतलब वैसे तो होता है वहाँ। क्या होता है, वहाँ होता है। आपने पढ़ा होगा हियर मीन्स यहाँ होता है और देयर का मतलब वहाँ होता है। चलिए तो पहले हम इसका जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वहाँ वाला समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरा भाई वहाँ है, मैंने क्या बोला, अगर हम कहें मेरा भाई वहाँ है, ठीक है, माली वहाँ नहीं था। चलिए 2 सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है वहाँ वाले, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। तो मेरा भाई वहाँ नहीं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि क्या है, मेरा भाई, और मेरे भाई की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई ब्रदर हो जाएगी। ब्रदर इज, वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, देयर, माई ब्रदर इज देयर। माली वहाँ नहीं था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गार्डनर, और गार्डनर के लिए हम द गार्डनर लिख सकते हैं ना, द गार्डनर, क्योंकि माली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्डनर कहते हैं। तो गार्डनर, अब था की इंग्लिश क्या होती है, वॉच,
चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है तो नॉट के लिए हम वॉच, मतलब नॉट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, तो वॉच हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगा देंगे नॉट। अब कहानी था भाई वहाँ, तो द गार्डन वॉज नॉट देयर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है देयर का यूज जिसका मतलब क्या होता है वहाँ, लेकिन अक्सर ऐसे सेंटेंस होते हैं आपके सामने आते हैं, आपने ध्यान भी दिया होगा, जहाँ पर देयर का मतलब वहाँ होता ही नहीं है, समझ रहे ना। हम देयर का यूज तो देखते हैं लिखा रहता है, देयर लिखा होता है, बट देयर का मतलब वहाँ पर होता ही नहीं है। अगर वो देयर का यूज आप हिंदी वहाँ के लिए करते भी हैं, सपोज दैट अगर आप देयर का अर्थ वहाँ के लिए करते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए वो कब होता है मैं आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ और तरीका बताता हूँ कब हम उसका यूज करते हैं। देयर का यूज हम तब करते हैं, उस सेंटेंस में करते हैं जब सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट समझ ही में नहीं आया कि सब्जेक्ट है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। देयर का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि वाकई में सब्जेक्ट है क्या। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं जंगल में एक शेर था, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हमने क्या बोला, देयर का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें समझ में ही नहीं आता है, उस कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं। और कब कैसे करते हैं, देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं उस कंडीशन में। कब देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, जंगल में एक शेर था, तो आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या लग रहा है आप बताइए जरा मुझे। एक बार मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ ले रहा हूँ। धामी नरेन पहाड़ी ब्लॉग, देर का भी बता दो। हाँ बिल्कुल मैं देर का भी बता दो मेरी माँ। हाँ ओके दमी नरेन देर का भी बता दो सर। ओके मैं बता दे रहा हूँ, आप बस लाइव बने रहिए, मैं आपको एकदम डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जंगल में एक शेर था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सपोज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में शेर जो है ये सब्जेक्ट है। ऐसा आप लोगों को लग रहा है ना, इस सेंटेंस में शेर क्या है, सब्जेक्ट, ऐसा आप लोग कह रहे हैं ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सब्जेक्ट वो होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जो काम को करता है, वो क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ मेरे भाई ने क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट किसने खेला, जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। मेरे भाई ने खेला तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, क्रिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रहा है, उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया, तो चिड़िया हो जाएगा सब्जेक्ट। बट अगर हम बोलें शेर की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शेर, तो शेर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जंगल आ रहा है, तो क्या जंगल सब्जेक्ट है? नहीं, जंगल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर शेर सब्जेक्ट होता तो शेर सबसे पहले आता। तो ऐसी कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं, कब, एज अ सब्जेक्ट के रूप में। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं देयर, फिर हम कोई बी फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज और वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज और वर। तो सबसे पहले देयर लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में, और फिर बी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या लिखते हैं? कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको शायद पता होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं पता तो एक बार कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में बता दे रहा हूँ। आज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। शायद आपको पता होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर नहीं पता तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो जंगल में एक शेर था, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि क्या हो जाएगा, देयर। यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है। देयर का यूज तो मैंने किया यहाँ पर, लेकिन देयर का मतलब वहाँ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम देयर का यूज किए। तो देयर लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, देखो बी फॉर्म लिखेंगे ना। बी फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब जो भी इज, एम, आर, वॉज और वर होती है। तो वॉज मीन्स था होता है ना, तो देयर वॉज। फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट को जानने के लिए हम सिंपल सी बात है, क्या से प्रश्न करेंगे, कहाँ से प्रश्न करेंगे, क्या से। जो भी आंसर होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट ना पता चले, ना समझ आए, तो एक बार बताइए कि मैं आपको एक्सप्लोर करके सही से बताऊंगा। तो देयर वाज था, क्या था भाई, एक शेर था ना। देखिए एक शेर, यही तो आंसर मिल रहा है, क्या का, एक शेर। और एक की इंग्लिश हो जाएगी आ, और शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लायन, ठीक है ना, अ लायन। अब जंगल में, ये अदर वर्ड है, तो जंगल में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द फॉरेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर था। गॉट द पॉइंट। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं
सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, वैसे बात की जा रही है दिन के बारे में, 7 दिन के बारे में, लेकिन 7 दिन तो बीच में आ रहा है तो सब्जेक्ट होगा नहीं है। सब्जेक्ट जो कि चूंकि वो होता है जो सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर हम 7 दिन सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंसेप्ट में हम देयर का यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट का मतलब सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। क्यों देयर लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो देयर हो गया। फिर लिखेंगे बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब इज एम आर, है आ रहा है, की इंग्लिश क्या होती है, आर, ठीक है ना, देयर आर। फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या सा प्रश्न करेंगे, क्या है भाई, 7 दिन, 7 दिन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 7 दिन को इंग्लिश में डे कहेंगे ना, और इसमें एस लगा देंगे क्योंकि दिन एक से अधिक है, कि 7 दिन है तो 7 डेज हो जाएगा। अब सप्ताह में इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन अ वीक, इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, समझिएगा, बाकी मैं आपको फिर प्रैक्टिस कराता हूँ सेंटेंस की, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं बोलूँ, कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, कक्षा में 50 छात्र हैं, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए चूंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें 50 छात्र ही तो है ना, इसके बारे में बात की जा रही, बट चूंकि ये सबसे पहले नहीं आया तो सब्जेक्ट 50 छात्र होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देयर का यूज कर देंगे। ऐसे कंसेप्ट में क्या कर देंगे, देयर का, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देयर का यूज करेंगे, ठीक है ना, चूंकि सब्जेक्ट समझ में आना तो देयर। अब चूंकि हाई आ रहा है तो हाई की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर, देयर आर, क्या है भाई, 50 छात्र, 50 छात्र को इंग्लिश में 50 स्टूडेंट्स बोलेंगे ना, ईट बोलेंगे ना, 50 स्टूडेंट्स। अब क्या बचा दर कक्षा में, कक्षा में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई होप कि ये सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अच्छा आप जब भी आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, सपोज दैट आप जब भी कॉल करते हैं, तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, क्या बोलता है, आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं, तो क्या बोलता है, देयर इज नो सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, ऐसे तो बोलता है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आपने ये एरर मैसेज सुना होगा, आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो दरअसल इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट तो है पर्याप्त बैलेंस, क्योंकि पर्याप्त बैलेंस की बात की जा रही है ना, तो ये सब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट होता तो सबसे पहले लिखा जाता, तो ऐसी कंसेप्ट में हम देयर का यूज करेंगे। देखो आपने अक्सर सुना होगा, जब भी आप कॉल करते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो क्या बोलता है, देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट इन योर अकाउंट, ऐसे तो बोलता है ना, देयर इज नो सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, ऐसे तो बोलता है। क्या बोलता है, मैं लिखे देना, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, देयर इज नो सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, यही तो बोलता है ना, आपने सुना होगा ध्यान से, है ना, यही तो बोलता है, तो वहां पर भी आपने देयर का यूज सुना होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम कुछ सेंटेंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे पहला सेंटेंस, कल बहुत गर्मी थी, ठीक है। अगला सेंटेंस, मेरे क्लास में 22 लड़के हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये देख लीजिए, और तीसरा सेंटेंस है, जंगल में एक शेर था। देखिए यहाँ पर जो भी सेंटेंस हम आपसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पूछ रहे हैं, उसमें या तो इट का यूज होगा या फिर देयर का होगा, तो आपको ध्यान देना है। मैंने आपको जो इट का यूज और देयर का यूज कहाँ पर किया जाएगा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप कि गलती नहीं करेंगे,
ठीक है। तो जो भी सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, जल्दी से ट्राई टू ट्रांसलेट दीस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल। अगला सेंटेंस, मेरे घर के सामने एक अस्पताल है, कल बारिश हुई, आज मंगलवार है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने 6 सेंटेंस दिए हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग 6 सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जल्दी से सभी लोग ट्राई टू ट्रांसलेट दी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखिए पहला आपका जो सेंटेंस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कल बहुत गर्मी थी। क्योंकि गर्मी थी, गर्मी क्या होता है, एक मौसम है ना, तो मौसम को बताने के लिए मैंने बोला था आपको क्या लिखते हैं हम मौसम बताने के लिए, इट का यूज करते हैं ना, तो इट लिख देंगे। सिंपल सा सेंटेंस था, क्या लिख देते हैं, इट। लिखते कि नहीं लिखते आप बताइए जरा भाई, चूंकि मौसम की बात हो रही, मौसम बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब इट के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सॉरी बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब इज एम आर वाज और वर। थी की इंग्लिश क्या होती है, वाज होती है, बोलिए इट वाज। बहुत क्या थी भाई, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, बहुत गर्मी, बहुत को वेरी कहते हैं और गर्मी को हॉट कहते हैं, बोलिए। और कल, कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे, क्या होती है, यस्टरडे। अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो क्या नाम है, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, बिल्कुल सही जवाब दिया सौरभ रावत जी ने, वेरी गुड, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और संदीप यादव जी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कल आ जाए, एक बार मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर कल आ जाए, आज आ जाए, अब आ जाए, तो इन सब की अंग्रेजी जो भी होती है वो हम सेंटेंस के चाहे तो सबसे पहले लिखें या चाहे तो सबसे बाद में लिखें, या ऐसा ही आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो अधिकतर हम कोशिश करते हैं इन सभी वर्ड्स की अंग्रेजी हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो कल की इंग्लिश क्या होता है कि यस्टरडे, और इसको हम सबसे एंड में लिखेंगे। बाकी आपने जो ट्राई किया था ट्रांसलेट करने की, वो बड़ा अच्छा किया था, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और सौरभ रावत जी का जो आंसर है बिल्कुल सही, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, बिल्कुल। और अगला सेंटेंस भी करने की कोशिश करें। मेरे क्लास में 22 लड़के हैं, देयर आर 22 बॉयज इन माई क्लास, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। संदीप यादव जी ने जो जवाब दिया है दूसरा, इनका बिल्कुल सही आंसर है, देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास, वेरी गुड, बिल्कुल सही। बाकी और भी सेंटेंस ट्राई करिए ट्रांसलेट करने की। मेरे क्लास में 22 लड़के हैं, तो क्या देखिए, चूंकि मेरे क्लास में 22 लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में दरअसल सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है आपको। अगर हम पूछें कि मेरे क्लास में 22 लड़के हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट दरअसल 22 लड़के हैं, क्योंकि 22 लड़कों की बात की जा रही है। अगर 22 लड़के सब्जेक्ट है तो इसको सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कंसर्न में जब सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है, हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट क्या है, तो उस कंसर्न में हम देयर का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर। फिर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब सॉरी बी फॉर्म लिखेंगे, बी फॉर्म का मतलब है आ रहा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर, देयर आर। अब फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है, 22 लड़के, 22 लड़कों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 22 लड़कों की इंग्लिश बॉयज हो जाएगी। अब कहाँ है भाई, मेरे कक्षा में, तो इन माई क्लास, तो देयर आर 22 बॉयज इन माई क्लास, ठीक है। जंगल में एक शेर था, ये तो बड़ा इजी सेंटेंस है, आई होप ये सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे आप सभी लोग, क्यों संदीप जी, ये तो बड़ा इजी सेंटेंस है, 3 नंबर का, जंगल में एक शेर था। सौरभ रावत, देयर आर 22 बॉयज इन माई क्लास, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आप, ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। संदीप यादव, देयर वाज द टाइगर इन द फॉरेस्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। बट संदीप जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेर को इंग्लिश में लॉयन कहते हैं और टाइगर का मतलब चीता होता है। चीता और शेर में थोड़ा सा अंतर होता है, हालांकि प्रजाति एक ही होती है, ठीक है। बाकी मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बट मुझे इस वक्त प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो 15 लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन को देख रहे हैं, बट जवाब मुझे लग रहा है बस 2 ही 3 लोग दे रहे हैं, ये गलत बात है, सभी लोगों को जवाब देना चाहिए था, ठीक है। तो आपने जो इस सेंटेंस की अगर बात करें, जंगल में एक शेर था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर, क्योंकि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देयर, फिर बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब इज एम आर वाज और वर, था की इंग्लिश क्या होती है, वाज, देयर वाज, क्या था, एक शेर, एक शेर की इंग्लिश आ, और शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लॉयन कहते हैं। देयर वाज लॉयन, जंगल में, जंगल में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द फॉरेस्ट, ठीक है। देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। चले अगला आपका सेंटेंस है, अरे कोई दिक्कत नहीं संदीप यादव, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए
ये मत सोचिएगा हम आपकी गलती को बता रहे तो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा संदीप जी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात को लेके बुरा मत मानिएगा कि अगर हम आपको आपकी गलती को बताते हैं, क्योंकि देखिए आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमसे गलती करेंगे तो मैं आपको गलती का बताऊंगा कि आपने गलती क्या की है। बट मैं चाहता हूं जो भी आप हमसे पढ़ें वो फिर गलती आप फ्यूचर में किसी और के साथ ना करें, मतलब किसी और से जब इंग्लिश में बात करें तो उससे आप गलती करेंगे तो थोड़ा मुझे बुरा लगेगा कि शायद मेरी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, शायद मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं, ठीक है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, और आप भी बुरा मत मानना करिए। मैं चाहता हूँ कि आपको और ऊंचे स्तर पर ले जाऊँ, ठीक है, ये मेरा प्रयास रहता है। तो डोंट वरी संदीप यादव जी। बाकी आप नेक्स्ट सेंटेंस हैं, मेरे घर के सामने एक अस्पताल है। ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस एज वेल। देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं संदीप यादव जी, बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आंसर आपने दिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वेरी गुड। सामने की इंग्लिश होती है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। चले, क्योंकि मेरे घर के सामने एक अस्पताल है, अस्पताल, एक अस्पताल की बात की जा रही है, ध्यान दीजिए, आप खुद ही समझ रहे होंगे, एक अस्पताल की बात की जा रही है, सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट तो हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आता है ना। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मेरे घर, तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में हम देयर का यूज करेंगे। तो अगला सेंटेंस है, कल बारिश हुई, आज मंगलवार है। ये दो सेंटेंस रह गए, इन सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देयर का यूज करेंगे तो देयर इज क्या है भाई, एक अस्पताल, देयर इज अ हॉस्पिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर इज अ हॉस्पिटल मेरे घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हो जाएगा, एन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ हाउस इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वेरी गुड, बिल्कुल जवाब दिया आपने संदीप यादव जी। देखिए ये जो आंसर आपने दिया है संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इट वॉज रेनिंग। रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम तब लगाते हैं जब कोई काम कंटिन्यू हो। बारिश होना मतलब बारिश हो रही थी, अगर ऐसा लिखा होता कल बारिश हो रही थी तब हम रेनिंग लगाते, बट कल बारिश हुई, बारिश होने का काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो दरअसल सेंटेंस आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। कौन सा सेंटेंस है बेटा, माय डियर, ये सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट के इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो एक बार बताइए, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोग एक बार मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको टेंस वाली प्रॉब्लम होती है क्या, टेंस में कोई प्रॉब्लम है, टेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। मैं टेंस आपको बेसिक्स लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन वाली दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और संदीप जी एक बार फिर से ट्राई करिए, क्योंकि आपने सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस अगेन इनटू इंग्लिश। अच्छा, टेंस की प्रॉब्लम होती है, चलिए ठीक है, टेंस वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही मैं टेंस जो है क्या होता है, कैसे, बिल्कुल आपको ऐसा तो लग ही रहा होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मुझसे टेंस पढ़ेंगे, मतलब जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आई होप कि एक वो हो जाता है ना कि अगर हाँ आप हमसे पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ें हैं क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो मैं आप दावा कर सकता हूँ, अगर आप हमारी क्लास ले रहे हैं, अगर टेंस पढ़ाएंगे तो टेंस आप पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, ये नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। और टेंस अगर आप हमसे पढ़ ले रहे हैं तो यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश इजीली, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ट्रांसलेशन में ओके, ठीक है, सौरभ यादव, यस, ओके, चलिए तो ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, कल बारिश हुई, क्योंकि ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है संदीप जी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी, सेकंड फॉर्म। चलिए मैं इसके एग्जांपल कुछ बताऊंगा अभी। कल बारिश, हम लिखेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, क्योंकि बारिश होने की बात हो रही है तो इट लिखेंगे, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का मतलब काम, काम कौन सा, बारिश होने का, बारिश होने को रेन कहते हैं ना, बोलिए रेन, और रेन की सेकंड फॉर्म होती है रेन्ड, ईडी लगा देंगे, बस सिंपल सी बात, इट रेन्ड। अच्छा, आप लोग सोचेंगे सर इट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वैसे डिड होती है, बट एडजेक्टिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते हैं। तो इट रेन्ड, और कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, इट रेन्ड यस्टरडे। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, आज मंगलवार है, इस सेंटेंस को ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप इस सेंटेंस को आई होप कि ट्रांसलेट कर लेंगे, क्यों समझे, आज मंगलवार है, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार ये दिन है ना, और दिन बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, बोलिए, आपने ऐसे कर दिया है, ठीक है, सही है, बट इसका जो आप देखेंगे, अगर आप नेट पर भी सर्च करेंगे
आज मंगलवार है, इस संडे को ट्रांसलेशन आप नेट पर सर्च करेंगे तो टुडे से नहीं बनेगा, ये इट से ही मिलकर बनेगा, इट से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार एक दिन होता है और दिन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इट का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? इट। ठीक है, तो इट इज, अब क्या है मंगलवार, मंगलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलिए? ट्यूसडे कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूसडे। तो इट इज ट्यूसडे आज, और आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। तो इट इज ट्यूसडे टुडे, आज मंगलवार है। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा तो एक बार मुझे बताइए, बाकी मिलते हैं अगले दिन। अक्सर वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे लाइव क्लास की अगर हम बात करें तो संडे में मैं अक्सर सुबह 9, साढ़े 9 से 10 बजे के बीच में लाइव आ जाता हूँ, और अक्सर हम शाम में लाइव आते ही हैं। कल तो आ नहीं पाऊंगा क्योंकि टुमारो इज रक्षाबंधन, और हाँ, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कल अच्छे से सेलिब्रेट करिए राखी का जो पर्व रक्षाबंधन है, भाई और बहन के बीच में। सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। चले, thank you so much for joining this live session and we are wishing you once again a very happy Raksha Bandhan to all. Thank you so much for joining this lesson. Bye bye. Take care of yourself.